मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा हो गया। और इसको मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉम कैलोरी मीटर कहा जाता है। इंटरनल एनर्जी को मेजरमेंट करते हैं इससे। देखिए इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड कैलोरी मीटर। समझ में आया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है कि उस रिएक्शन के अंदर इंटरनल एनर्जी कितना है। समझ में आ गया। और जिससे हम उसको मेजर करते हैं उसी को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, बॉम कैलोरी मीटर। थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ये बॉम कैलोरी मीटर क्या है। बॉम कैलोरी मीटर पे आप ध्यान से देखिएगा कि एक वेसल्स होती है जो कैसा होता है, इंसुलेटेड होता है। देख रहे हैं कैसा होता है, इंसुलेटेड एक बर्तन होता है। ठीक, इस बर्तन में एक और अंदर में वेसल रखा जाता है जो किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। और इसी को एक्चुअल में क्या कहते हैं हम लोग, बॉम कहते हैं। ठीक, और यहां पे एक कटोरा जैसा रखा हुआ है जिसमें आपका कुछ पदार्थ रखा जाता है। ये आपका क्या है, सब्सटेंस। इस सब्सटेंस के ऊपर में एक फिलामेंट लगा दिया जाता है जिसे हम क्या करें, इलेक्ट्रिक सप्लाई करें तो ये फिलामेंट यहाँ पे हीट जनरेट करेगा। समझ में आया। और इसकी हीट को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक थर्मोमीटर भी लगाया जाता है ताकि हम यहाँ का हीट को मेजर कर सके कि हीट हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है या कितना डिग्री बढ़ा। बेसिकली हम क्या तक सीखते आए हैं, केवल 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना। समझ में आ गया ना। तो उसी को मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, आपका थर्मोमीटर लगा दिया गया है। अब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन गैस को क्या किया जाता है, इन किया जाता है। और उस ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर होगा वो आपका कितना होता है, 20 to 25 atm प्रेशर होता है। इसमें आपका एक स्टेरर लगा होता है जो हमेशा अंदर में जो पानी भरा हुआ है उस पानी को क्या करता है, वो हिलाते रहता है इस तरह से। समझ में आ गया, ताकि मेजरिंग हमको सही ढंग से मिले। समझ पा रही है। तो सबसे पहले तो हम किसको मेजर करेंगे कि जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम ये हमको देखना जरूरी है कि जब हम कैलोरी मीटर में मेजर कर रहे हैं तब उसका एनर्जी कितना है, तब उसका मेजर करेंगे ना, तभी तो मेजर कर पाएंगे। कि सबसे पहले आप किसको नोट करेंगे कि आप एक्सपेरिमेंट से पहले जो आपने केमिकल रिएक्शन लिया यहाँ पे उसका इंटरनल एनर्जी कितना है उसको क्या करेंगे, पहले मेजर कर लेंगे। उसके बाद में ये प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारा जो केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन का इंटरनल एनर्जी है वो कितना इंक्रीज हुआ। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे सारा चीज आपका डिटेल्स में लिखा गया है। इसमें हम क्या भर देते हैं, पानी भरा जाता है। समझ पा रही है। तो सीधी सी मतलब में क्या समझे कि ये हमारा एक बॉम कैलोरीमीटर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन का इंटरनल एनर्जी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इसका कैलकुलेशन निकालते हैं। क्या है इसका कैलकुलेशन, लेट मास ऑफ सब्सटेंस, यहां पे आपने सब्सटेंस लिया, इसका मास को आप W ग्राम मान लीजिए। कितना ग्राम, W ग्राम। ठीक, अब ये कैलोरीमीटर है तो इस कैलोरीमीटर के अंदर पे आपका क्या होगा, हीट कैपेसिटी होगा। समझ में आ गया। हीट कैपेसिटी का मतलब समझ में आता है, नहीं समझ में आया। कल पढ़ के आप रखे हैं हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। उसी तरह से
होम कैलोरीमीटर का क्या होता है? हीट कैपेसिटी होता है। समझ में आया? तो उस हीट कैपेसिटी को हम लोग मान लेते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। क्या मान लिए? एस। यहां पे एस का क्या मतलब समझेंगे? हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, जिसको हम एस मान लिए। अब यहां का टेम्परेचर को हम क्या करेंगे? बदलेंगे, क्योंकि हमको इंटरनल एनर्जी क्या करना है? मेजरिंग करना है। तो मेजर कब कर पाएंगे? जब इसका अंदर का हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, यानी कि इंक्रीज करेंगे। तब हमको पता चलेगा कि इसके अंदर पे इंटरनल एनर्जी कितना है। नहीं तो हीट नहीं करेगी तो जो सामान रखा हुआ है वो तो जैसा का तैसा है आपके पास, वो रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। समझ पा रही है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हीट को चेंज करेंगे। किसके अंदर? कैलोरीमीटर के अंदर। तो क्या लिखें? चेंज इन टेम्परेचर। इसको आप क्या लिख दें? डेल्टा टी। अब जब हम यहाँ पे हीट को चेंज किए तो इसके अंदर पे क्या घटनाएं घटेगी? रिएक्शन होगा, नहीं होगा? और रिएक्शन होगा उस समय आपका कुछ मात्रा में क्या जनरेट होगा? हीट जनरेट होगा। होगा कि नहीं? तो उस हीट को हम लोग यहां पे लिखते हैं हीट जनरेट ड्यूरिंग रिएक्शन। रिएक्शन समझिएगा कि कितना हीट जनरेट होगा जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे। तब ध्यान से समझिए कि हमने क्या मान रखा है? हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर कितना है? एस। एस समझ में आ गया? और आपने ऊपर से क्या दिया? टेम्परेचर को चेंज किया। कितना चेंज किया? डेल्टा टी चेंज किया। तब हीट जनरेट ड्यूरिंग रिएक्शन कितना हीट जनरेट करेगा? वो एस इंटू डेल्टा टी, इतना हीट जनरेट करेगा। क्योंकि ये भी आपका हीट कैपेसिटी है कैलोरीमीटर का, और ये हीट आप चेंज किए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई के समान होगा वहां का टोटल हीट। समझ में आ गया? अब therefore डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू का मतलब क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी। एनर्जी और 1 मोल हम कितना लेके बनाएंगे? 1 मोल ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू m ग्राम। 1 मोल मास, सब्सटेंस का मास को हमने क्या मान रखा? m ग्राम। m ग्राम। चलिए therefore डेल्टा यू इक्वल टू आपको क्या क्या वैल्यू मिला? ध्यान से देखिए क्या वैल्यू मिला? हीट जनरेट ड्यूरिंग रिएक्शन क्या वैल्यू मिला था? एस इंटू डेल्टा टी बाई पर मोल। 1 मोल, मोल के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? एन कर दीजिए। देयरफॉर एन इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बाई एम, मास बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? मास बाय मोलर मास। तब डेल्टा यू इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है? एस इंटू डेल्टा टी बाई एन की जगह में आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई एम, और ये क्या बनेगा आपका? एस इंटू डेल्टा टी बाई डब्ल्यू इंटू एम। यू का मतलब आपको मिला डेल्टा यू इक्वल टू S into delta T by W into M. Therefore, heat कैपेसिटी क्या लिखे हम लोग? हीट कैपेसिटी। इसको हम क्या लिखते हैं? डेल्टा H
इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा किसके बराबर होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा nRT के बराबर। इसको दो बार हम केस करेंगे। ये क्या है आपका डेल्टा यू, ये डेल्टा यू आप कैलकुलेट किया, तो इस वैल्यू को चाहे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक। और आगे इसको बनाना चाहे तो क्या बन सकता है, ध्यान से देखिएगा कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा वी। क्यों, आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। समझ में आए बात, ठीक। अगर इसको आगे आप बढ़ा दें तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू का वैल्यू है आपके पास, डेल्टा यू का क्या वैल्यू है, एस इंटू डेल्टा टी बाई डब्ल्यू इंटू एम प्लस ई डेल्टा वी। ये देखिए ये वैल्यू आपका सामने आता है। आपने पीछे थोड़ा सा जानकारी लिए थे किसके बारे में, इंथैलेपी के बारे में। आज उस इंथैलेपी को हम क्या कर देंगे, डिटेल्स कर देंगे। चलिए इंथैलेपी, इस इंथैलेपी में फर्स्ट नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इंथैलेपी। रिएक्शन इंथैलेपी, हाँ इंथैलेपी का मतलब एनर्जी हमने बताया था, लेकिन इंथैलेपी का मतलब कुछ दूसरा होता है। समझ में आ गया ना, क्या होता है, क्या होता है, कब क्या एनर्जी को हम लोग इंथैलेपी कहेंगे, जल्दी बोलिए, क्या कांस्टेंट होता है, नहीं पता, एनर्जी तो सब एनर्जी है, लेकिन सब एनर्जी का क्या है, अलग अलग नाम हमने दिया था। इस केस का आपको एंथैल्पी कहते हैं, इस केस का आपको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। याद आ रहा है कुछ, चलो द अमाउंट ऑफ हीट रिएक्शन एंथैल्पी किसको कहें, अब ध्यान से देखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट दैट चेंज, जब हम क्या करा रहे हो, अभिक्रिया करा रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो, तब वहां का जो टेम्परेचर मतलब हीट है वो क्या हो, बदल जाएगा। समझ में आ गया, कब बदलेगा, जब हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, और इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रिएक्शन एंथैल्पी या रिएक्शन हीट के नाम से भी जाना जाता है। रिएक्शन एंथैल्पी या रिएक्शन हीट के नाम से जाना जाता है। चलिए समझिएगा इसको कि आप कार्बन और ऑक्सीजन को क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये दोनों के रिएक्शन के समय इसका क्या बदलने वाला है, हीट बदलने वाला है, और उसी हीट को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, रिएक्शन एंथैल्पी या रिएक्शन हीट के नाम से जानते हैं। जब ये दोनों रिएक्शन कराए आप, तो आपको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, और साथ में इसका चेंज हुआ हीट मिलेगा। समझ में आ गया, तो वही हीट को हम लोग इसके नाम से जानते हैं, रिएक्शन एंथैल्पी या रिएक्शन हीट के नाम से जानते हैं। चलिए अब यहां पे क्या मिलेगा, डेल्टा एच का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन एंथैल्पी को या रिएक्शन
हीट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले आप बताइए कि ये हमारा एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? जल्दी बोलिए। ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है मतलब इसका जो डेल्टा एच का वैल्यू आने वाला है वो वैल्यू नेगेटिव में होगा। ये हम बातें पहले सीख चुके हैं। और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा -393.5 किलो जूल पर मोल। यही एनर्जी देख रहे हैं आपका क्या कहलाएगा? हीट मतलब रिएक्शन एंथैल्पी कहलाएगा। जब आप रिएक्शन करा रहे हो तब मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि जितना भी आपका एंथैल्पी अभी हम पढ़ेंगे सबका डेफिनेशन केवल क्या होगा, बदलेगा, लेकिन आपका एग्जांपल सबका क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। जैसे कि ये रिएक्शन के समय, इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन एंथैल्पी। फॉर्मेशन एंथैल्पी का भी एग्जांपल यही होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तब भी हमको यही क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, लेकिन उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बदल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि आप कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ मिलाते हैं तो आपको मीथेन मिलता है। क्या मिलेगा? मीथेन। CH4 अनबैलेंस है, इसको बैलेंस कीजिए, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। तब इस केस में भी आपको क्या डेल्टा H मिलेगा? तो कितना मिलेगा? माइनस का मतलब समझ में आ गया कि हमारा एक्सोथर्मिक है और इसका वैल्यू होगा आपका -74.3 किलो जूल पर मोल। एक बात आप ध्यान समझिएगा कि ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं, ये वैल्यू को का कोई भी हमारा यहाँ पे तरीका नहीं है, डायरेक्टली आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। जहां तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात रहा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी देगा आपको साथ में ये वैल्यू देगा, इसलिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? ये सब हमारा कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए हो गया। दूसरा रिएक्शन हमारे पास में, दूसरा एंथैल्पी क्या था? फॉर्मेशन एंथैल्पी। फॉर्मेशन एंथैल्पी यही होगा, द चेंज इन हीट ये डेफिनेशन को एक बार ध्यान से देखेंगे। द चेंज इन हीट, क्या बदलेगा? हीट बदलेगा। कब बदलेगा? when 1 मोल कंपाउंड, हम कितना कंपाउंड बना रहे हैं? 1 मोल कंपाउंड आर फॉर्म। कहां से बना रहे हैं? फ्रॉम इट्स एलिमेंट, उसकी एलिमेंट से 1 मोल क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं। इस कंडीशन में at constant temperature and pressure is called formation enthalpy। समझ में आ गया? जैसे कि इट्स एलिमेंट, मान के चलो कि हम इसी का एग्जांपल लें, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमेंट्स क्या क्या है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये दोनों के एलिमेंट से हम क्या फॉर्म करेंगे? कंपाउंड फॉर्म करेंगे। कितना कंपाउंड फॉर्म करेंगे? 1 मोल। किस कंडीशन पे? कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर। वहां पे बदलने वाला जो हीट है, उसी हीट को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मेशन एंथैल्पी कहते हैं। समझ में आया? समझ पाई बात? चलिए एग्जांपल में यही है आपका कि आपके पास में एलिमेंट के रूप में क्या है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। इस एलिमेंट दोनों से हम इसका कंपाउंड बनाएंगे। कितना कंपाउंड बनाएंगे?
1 मोल कंपाउंड बनाएंगे। 1 मोल ऑफ मोल हमारा क्या बनेगा, CO2 बनेगा। और 1 मोल जब हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा उस समय वहां पे क्या चेंज होगा, हीट चेंज होगा। तो कितना हीट चेंज होगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के लिए हम डेल्टा एफ एच लिख सकते हैं, एफ फॉर फॉर्मेशन और एच का मतलब एनर्जी या इंथैल्पी। कितना बदलेगा, -393.5 किलो जूल पर मोल बदलेगा। समझ में आ गया, किलो जूल पर मोल। हो गया। आप चाहे तो इस एग्जांपल को भी लिख सकते हैं, ठीक। ये भी क्या है, एलिमेंट है। 2 एलिमेंट से हम क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। कितना, 1 मोल। और उस दौरान जो हीट चेंज हो रहा है उसी हीट को हम लोग फॉर्मेशन इंथैल्पी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। अब चाहे तो दोनों एग्जांपल को लिख लीजिए। तीसरा नंबर में है आपका कंब्यूशन इंथैल्पी। कंब्यूशन इंथैल्पी, मेरा बात का ध्यान से सुनेगी। जब आप 1 मोल पदार्थ को क्या करते हैं, कंब्यूज कराते हैं यानी कि जलाते हैं। कितना पदार्थ को, 1 मोल पदार्थ को जलाते हैं, तब उस समय वहां से आपका क्या इमिट होता है, हीट इमिट होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंब्यूशन इंथैल्पी कहा जाता है। समझ में आ गया। 1 मोल पदार्थ को जलाने से वहां से क्या इमिट होगा, हीट। और उसी हीट को इसके नाम से जानते हैं कंब्यूशन इंथैल्पी। हीट का मतलब क्या होता है, एनर्जी। हीट इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का मतलब इंथैल्पी। क्लियर, चलिए लिख लेंगे इसको भी। द हीट इमिटेड द हीट इमिटेड द हीट इमिटेड पदार्थ को जलाएंगे। चलिए समझिए, एग्जाम्पल में कितना मोल, 1 मोल पदार्थ को, यहाँ पे आपका कार्बन है, ये कार्बन कितना, 1 मोल। ये किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। और क्या बना देगा बोलिए तो, CO2। समझ में आया। और साथ में एनर्जी चेंज करेगा। इस एनर्जी को क्या हम डेल्टा CH लिख दें। C का मतलब कंब्यूशन, H का मतलब एनर्जी या इंथैल्पी। कितना, -393.5 किलो जूल पर मोल। ये भी इसका एग्जांपल है। हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आप मीथेन का नाम सुने हैं। मीथेन को भी अगर हम किसकी उपस्थिति में जला दें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दें, तो ये भी क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। देखिए यहां से ये C है, ऑक्सीजन के साथ में मिलेगा और CO2 बनाएगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। नहीं समझ पाई, आया। और यहाँ पे इस दौरान भी आपका क्या बदलने वाला है, हीट बदलने वाला है। वो हीट कितना बदलेगा, चलिए बताइए। डेल्टा CH इक्वल टू माइनस, जल्दी 900, कितना 900, 800, हाँ 890.3 किलो जूल पर मोल होता है इसका वैल्यू। समझ पाई, कितना
-890.3 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू होता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? नहीं है तो ये लिखो। हो गया। आगे 4 नंबर हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन इनथैलेपी। न्यूट्रलाइजेशन इनथैलेपी चलिए ध्यान से समझिएगा कि आपके पास में 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास का एसिड है और 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास का बेस है। बेस का मतलब समझती है ना, क्षार। दोनों क्या है? बराबर। कौन कौन? एसिड और बेस। दोनों को अगर आप एक साथ क्या कर दें, मिला दें, तो एक में आपका प्लस चार्ज होता है और एक में क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। दोनों के मिलने से वो दोनों क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? एक में प्लस चार्ज है और एक में माइनस चार्ज है, दोनों को मिलाने से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल होगा। लेकिन न्यूट्रल होगा उस समय क्या होगा? कुछ एनर्जी रिलीज होगी, नहीं होगी? होगी। और उसी एनर्जी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? डाउट है किसी को? किसको मिलाते हैं? एसिड और बेस को। तो एसिड में आपका प्लस चार्ज और बेस में माइनस चार्ज, तो दोनों को मिलाते हैं तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है? न्यूट्रल होता है। तो जब वो मिलता है तो वहां पे कुछ मात्रा में हीट जनरेट होती है, मतलब एनर्जी क्रिएट होती है। उसी एनर्जी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। समझ में आया? चलिए लिखेंगे द हीट इमिटेड, the heat emitted from the neutralization of 1 gram equivalent acid and 1 gram equivalent base is called neutralization enthalpy। हो गया? ये समझ पाए? एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि इसका जो इंथैल्पी वैल्यू है किसका? न्यूट्रलाइजेशन का, वो फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। लिख देंगे यहां पे दिस वैल्यू इज फिक्स, दिस वैल्यू इज फिक्स। यानी कि आप किसी को भी न्यूट्रलाइज कराइए, वहां से उतना ही इंथैल्पी जनरेट होगा। समझ में आ गया? मतलब इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो आपका क्या होता है? फिक्स होता है। उसका वैल्यू होता है -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट।
तुल्यांकी हिंदी में कहते हैं, इक्विवेलेंट। हो गया? चलिए अब समझिएगा, आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेरी बातें ध्यान दीजिएगा कि एसिड किसको कहते हैं? एसिड उसको कहते हैं जिसमें H प्लस दान करता है। समझ में आ गया? तो एसिड का मतलब क्या हुआ? H प्लस। और बेस का मतलब क्या हुआ? OH माइनस हो। समझ में आ गया? चलिए आपके पास में बेस है और क्या है? एसिड है। ये एसिड और ये क्या हो गया? बेस। क्या ये दोनों के मिलने से हमारा प्रोडक्ट मिलेगा? वो प्रोडक्ट को क्या हम H2O कह सकते हैं? अब पानी पीते हैं तो पहले तो आप समझ लीजिए एसिड का जो टेस्ट है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। और बेस का कड़वा, यानी कि कुछ सॉल्टी टाइप का होता है, नमकीन टाइप का होता है। अब जब आप पानी पीते हैं तो क्या आपको पानी आपको खट्टा लगता है? नमकीन लगता है? कहीं कहीं पे लगता है। उसका ये मतलब हुआ कि जहां का पानी नमकीन लगा वहां पे उसमें थोड़ी क्षार की मात्रा ज्यादा है। लेकिन जनरली आपका वाटर जो होता है वो क्या होता है? टेस्टलेस होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। जबकि पानी आपका किससे बना हुआ है? एसिड और बेस से बना हुआ है। लेकिन दोनों जब मिला तो दोनों क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। समझ पाई? क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हुआ। न्यूट्रलाइज होने से इसमें क्या हो गया? टेस्टलेस हो गया। इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है, ना एसिड का ना बेस का। समझ में आ गया? और इस दौरान क्या निकला? कुछ मात्रा में हीट जनरेट हुआ। क्या? कुछ मात्रा में हीट जनरेट हुआ। तो कितना हीट जनरेट हुआ यहाँ पे बोलिए? -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। क्योंकि इसका वैल्यू हमारा क्या है? फिक्स है, नहीं बदलने वाला है। समझ में आया? चलिए और थोड़ा सा एग्जांपल समझिएगा कि आपका ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या दिखाई देता है आपको? OH, मतलब ये बेस है। और एक ले लेते हैं हम HBr, ये आपका क्या हो गया? एसिड। H है ना, मतलब ये क्या है आपका? जल्दी बोलिए। एसिड। पकड़ पा रही है बात को? यहाँ पे OH है, ध्यान से देखिए, तो ये क्या होगा? बेस। और यहाँ पे H है, मतलब एसिड है। अगर ये दोनों को हम रिएक्शन करा दें तो क्या होगा? उसको ध्यान से देखिएगा कि ये H ये OH को लेगा और क्या बनाएगा? H2O बनेगा। क्या प्लस आपके पास में क्या बचा? KBr। देखिए ये K और इधर का KBr बना। अब इस समय ये क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि ये बेस था और ये एसिड था। तो दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट मिला वो न्यूट्रल हो गया, ना इसमें एसिड है ना बेस है। तब इस समय फिर से हमको क्या मिलेगा? कुछ एनर्जी मिलेगी, -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। किसी का भी लीजिएगा, इसका वैल्यू क्या रहेगा? आपका फिक्स होगा। समझ पा रही है? और एक एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आपके पास में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है? नहीं है, है। प्लस HCl एसिड है। बोलिए क्या होगा? ये H और यहाँ का OH क्या बनाएगा? H2O प्लस NaCl। न्यूट्रलाइज हुआ तो कितना एनर्जी? सब जगह पे लिख दीजिए, मतलब डेल्टा H इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या लिखते हैं? डेल्टा H इक्वल टू -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। क्योंकि इसका वैल्यू क्या है? हमारा फिक्स है। समझ पा रही है? ये 3 एग्जांपल क्या है आपका? सफिशिएंट है। आपके पास में इनफैलिबल सॉल्यूशन है,
आप देखिएगा बुक खोल के आपको क्या मिलेगा, इंथैलेपी ऑफ सॉल्यूशन, ये मिलेगा। दूसरा, ये आपका होमवर्क है, आप इसको बनाएंगे। हाँ, इंथैलेपी ऑफ सॉल्यूशन है, इंथैलेपी ऑफ हाइड्रेशन भी होगा, इंथैलेपी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। तीसरा नंबर का होमवर्क आपका है इंथैलेपी ऑफ फ्यूजन, इंथैलेपी ऑफ फ्यूजन, और एक बना लेंगे इंथैलेपी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैलेपी ऑफ वेपोराइजेशन। चलिए ध्यान से समझिएगा मेरा बात को, कि ध्यान से देखिए, इंथैलेपी ऑफ सॉल्यूशन, केवल आप सॉल्यूशन बना रहे हैं तब की बात है। क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो इसको क्या कीजिएगा, इंथैलेपी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाने के समय जो एनर्जी वहां से रिलीज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंथैलेपी ऑफ सॉल्यूशन कहा जाएगा। समझ में आ गया? ध्यान से समझिए बात को, कि आपके पास में नमक है, नमक का मतलब NaCl, इसको आप कहां पे घोलने वाले हैं? पानी पे घोलने वाले हैं। तो जैसे सिंपली ये रिएक्शन थोड़े करेगा, क्या बना देगा, नमक पानी बनाएगा, यानी कि सॉल्यूशन बनाएगा। सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये सॉल्यूशन बनाएगा तो क्या बनाएगा, उसको ध्यान से देखिए, तो कि ये H2O आपको पता है H प्लस और OH माइनस में किसका है, तो यहाँ का Na देख रहे हैं आप, ये किसके पास, OH के पास, बोलिए NaOH प्लस HCl और प्लस हीट, कुछ मात्रा में तो हीट निकलेगी। तो यही हीट को किसके नाम से जानेंगे आप, इंथैलेपी ऑफ सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। आया समझ में? बाकी वही तरह से डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ये फ्यूजन करते समय का है, ये वेपोराइजेशन करते समय का है, ये हाइड्रेशन करते समय का है। सब चीज आपको वहां पे मिल जाएगा। क्या बना पाएगा? नहीं समझ में आया? बना लेंगे, ठीक? चलिए।